नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बिल्कुल नए टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ। भारत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर जारी किया गजट नोटिफिकेशन 2021, मतलब कि द गजट नोटिफिकेशन ऑन ओल्ड पेंशन स्कीम 2021 में ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक गजट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वीपी, प्रिंसिपल, एसीडीसी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो ये गजट नोटिफिकेशन को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर थर्ड, सरकार के द्वारा क्या बताया गया है, गजट नोटिफिकेशन में क्या चीज आ गई है, नई बात क्या बताई है, पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। गजट नोटिफिकेशन ऑन ओल्ड पेंशन स्कीम, तो क्या बात बताई गई है। नॉलेज मंडली बिल्कुल रिलायबल और ऑथेंटिक कंटेंट आपके लिए लेकर के आ रहा है, तो देख लेते हैं चैप्टर थर्ड में। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है ओल्ड पेंशन स्कीम पर, उसका जो तीसरा चैप्टर है वो देख लेते हैं। चैप्टर थर्ड में क्या बात बताई गई है, क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए क्वालिफाइंग सर्विस है वो क्या होनी चाहिए, तो देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 11, कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, मतलब कि क्वालिफाइंग सर्विस क्या होनी चाहिए। ओपीएस के लिए क्वालिफाइंग सर्विस है वो क्या होनी चाहिए, पूरा डिटेल में गजट नोटिफिकेशन में यहाँ बताया गया है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स, qualifying service of a government servant shall commence from the date he takes charge of the post to which he is first appointed, either substantively और इन एन ऑफिशिएटिंग और टेम्पररी कैपेसिटी, मतलब कि जो डेट शुरू होगी क्वालिफाइंग सर्विस की वो कहाँ से शुरू होगी। फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ है या तो आपने सब्सटेंटिवली या ऑफिशिएटिंग या टेम्परेरी कैपेसिटीज में आपने सर्विस शुरू करी है, तो पहली जो डेट होगी वो वहां से आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है वो शुरू हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट ऑफिशिएटिंग और टेम्परेरी सर्विस इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन बाय सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट इन द सेम और अनदर सर्विस और पोस्ट। यहाँ ये बात बताई गई है, अगर आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट होता है तो जो पहली जो डेट होती है उसी को आप क्वालिफाइंग सर्विस का फर्स्ट डेट काउंट कर सकते हैं। परंतु आपने सब्सटेंटिवली या टेम्परेरी ऑफिशिएटिंग पोस्ट ली है तो यहाँ पर सर्विस में कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, रेगुलराइज हो जानी चाहिए। वो अपॉइंटमेंट है आपका रेगुलर हो जाना चाहिए, सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। तो उस डेट को भी जब सब्सटेंटिव या ऑफिशिएटिंग या टेम्परेरी कैपेसिटी में पोस्ट अडॉप्ट की थी, पोस्ट ज्वाइन करी थी, तो उसको पहला दिन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सर्विस रेंडर्ड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 years shall not count except in the cases of counting of military service for civil pension under rule 20। तो ये बात बहुत अच्छी बताई गई है। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि 18 साल से पहले अगर आपने सर्विस ज्वाइन कर ली है तो वो सर्विस में काउंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर बताया गया है कि 18 साल से पहले अगर आपने, वैसे तो 18 साल से पहले सर्विस ज्वाइन होती ही नहीं है, परंतु पुराने कोई प्रोविजन में 18 साल से पहले सर्विस ज्वाइन कर ली है तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं की जाएगी। और यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है, मिलिट्री सर्विस में जाते हैं क्योंकि वहां पर मिलिट्री सर्विस में 18 साल से पहले ज्वाइन किया जा सकता है तो उसको तो काउंट किया जाएगा। परंतु यहाँ पर 18 साल से पहले अगर आपने सर्विस ज्वाइन कर ली है वो क्वालिफाइंग सर्विस में ज्वाइन सर्विस में काउंट नहीं होगी। और ये बात बताई गई है कौन से रूल में, रूल 20 में। आगे देख लेते हैं क्या बात बताई गई है, आगे का पॉइंट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच सर्विस क्वालिफाइंग, मतलब कि क्वालिफाइंग सर्विस के लिए कौन कौन सी कंडीशन है ये पॉइंट देख लेते हैं। द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट क्वालिफाई unless his duties and play are regulated by the government or under conditions determined by the government। मतलब कि क्वालिफाइंग सर्विस के लिए कौन सी कंडीशन है, जब तक गवर्नमेंट उनकी ड्यूटी को रेगुलेटेड नहीं करते या ऑब्जर्व नहीं करते हैं या गवर्नमेंट के लिए जो रेगुलराइजेशन है उसके अनुसार ड्यूटी करते हैं तो वही क्वालिफाइंग सर्विस में काम आती है। और सर्विस है वो डिटरमाइन की गई है, सरकार ने निर्धारित की है, तो उसको ही यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस के लिए कंडीशन माना जाएगा।
पॉइंट नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस रूल, द एक्सप्रेशन सर्विस मीन्स सर्विस अंडर द गवर्नमेंट एंड पेड बाय दैट गवर्नमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और लोकल फंड administered by that government, but does not include service in an establishment not having नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि सर्विस किसको माना गया है। सर्विस माना गया है कि जहाँ पर उसको वेतन मिला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या लोकल फंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट, इसके द्वारा कोई लोकल फंड दिया जा रहा है तो उसको सर्विस में काउंट किया जाएगा। परंतु कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है तो उसके लिए ये सर्विस में शामिल नहीं माना जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्वालिफाइंग सर्विस के लिए कंडीशन नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट 13, सर्विस इन स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट में उसने सर्विस की है तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट देख लेते हैं इसका। इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू ए स्टेट गवर्नमेंट who was initially appointed in a pensionable establishment of the state government on or before 31st December 2003 and who is permanently transferred to a service or post to which these rules apply, the continuous service rendered under the state government in an officiating or temporary or substantive capacity shall qualify। बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। अगर वो 31 दिसंबर 2003 से पहले स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता था और वहां पर वो पेंशनेबल जॉब थी तो आगे सर्विस है वो ट्रांसफर हो गया है उसका, वो परमानेंटली ट्रांसफर हो गया सेंटर गवर्नमेंट में तो वो उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर्ड अंडर दैट गवर्नमेंट इन एन ऑफिशिएटिंग और टेम्परेरी कैपेसिटी शैल क्वालिफाई इफ दैट सर्विस इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन by substantive appointment in the state government or the central government। तो यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो उसने टेम्परेरी या ऑफिशिएटिंग पोस्ट भी ज्वाइन की थी इनिशियली 31 दिसंबर 2003 से पहले तो उसको बाद में रेगुलराइजेशन कर दिया है तो वहां पर उसको पेंशन मिल रही थी स्टेट गवर्नमेंट में और वो सेंटर गवर्नमेंट में परमानेंटली ट्रांसफर हो गया है या एब्जॉर्ब हो गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस को। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू ए स्टेट गवर्नमेंट who is appointed with proper permission to a service or post to which these rules apply after acceptance of his resignation from the service of state government, the continuous service rendered under the state government in an officiating or temporary or substantive capacity shall qualify subject to the condition that the service rendered under the government in an officiating or temporary capacity is followed without interruption by सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बहुत अच्छी सी बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं कि अगर उस प्रॉपर परमिशन से वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आया है तो स्टेट गवर्नमेंट में जो भी उसकी सर्विस थी उसको काउंट किया जाएगा, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट है वो बहुत क्लियर होते जा रहे हैं, आपको समझना है। पॉइंट नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अपॉइंटेड इन द गवर्नमेंट विद प्रॉपर permission if he had applied for the service or post in the government with previous permission of the state government and the order of the state government clearly indicates that the employee is resigning to join the post in the government with proper permission of the state government। तो यहाँ पर प्रॉपर परमिशन से प्रॉपर चैनल से वो आया है तो इसमें क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट है वो मेंशन करेगी कि इसका रेजिग्नेशन है वो प्रॉपर परमिशन के बाद में लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इंडिकेशन भी मिल जाएगा कि वो प्रॉपर चैनल से आया है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। द लाइबिलिटी फॉर पेंशन एंड ग्रेचुइटी इन केसेज कवर्ड अंडर सब रूल फर्स्ट एंड सब रूल सेकंड shall be borne by the central government and no recovery of proportionate pension shall be made from the state government। तो जो भी लाइबिलिटी बनेगी स्टेट गवर्नमेंट में वो जॉब करके आया था, अभी लाइबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई है तो कोई भी रिकवरी उससे नहीं की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट में जो सर्विस दी गई थी उससे कोई पेंशन के लिए रिकवरी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते 14।
सर्विस इन ऑटोनोमस बॉडीज, क्या ऑटोनोमस बॉडी में सर्विस करने वाले एम्प्लॉय की सर्विस को काउंट किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस के लिए या नहीं किया जाएगा? पहला पॉइंट देख लेते हैं। इन द केस ऑफ ए पर्सन हु वाज इनिशियली अपॉइंटेड on or before 31st December 2003 in an autonomous body under the central government or a state government having a non-contributory pension scheme similar to these rules and who is subsequently appointed with proper permission to a service or post in the central government to which these rules apply after acceptance of his resignation from the said autonomous body, the service rendered under the said autonomous body in an officiating or temporary or substantive capacity shall qualify सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि ऑटोनोमस बॉडी में अगर 2003 से पहले सर्विस करी है और ऑटोनोमस बॉडी चाहे तो सेंटर गवर्नमेंट की है स्टेट गवर्नमेंट की है, वो वहां से प्रॉपर चैनल के द्वारा प्रॉपर परमिशन लेकर के सेंटर गवर्नमेंट में आया है, तो जो पुरानी सर्विस ऑटोनोमस बॉडी में उसने करी है उसको क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। परंतु ये बात याद रखनी है कि उसने ऑटोनोमस बॉडी में कब सर्विस शुरू करी थी, 31 दिसंबर 2003 से पहले सर्विस शुरू करी थी तो ही वो क्वालिफाई सर्विस में काउंट होगी, अन्यथा नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट गवर्नमेंट सर्वेंट इन एन ऑफिशिएटिंग और टेम्पररी कैपेसिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉलोड विदाउट इंटरप्शन बाई सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि वहाँ कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, सर्विस में कंटिन्यूअस उसकी सर्विस होनी चाहिए अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आया है ऑटोनोमस बॉडी से। बी पॉइंट देख लेते हैं। द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट ड्रॉइंग ए सेपरेट पेंशन फ्रॉम द सेड ऑटोनोमस बॉडी फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन दैट बॉडी बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन। तो ये बात भी बताई गई है कि कोई अलग से पेंशन स्कीम लेकर के वो सेंटर गवर्नमेंट में तो नहीं आ गया है, ऑटोनोमस बॉडी से कोई पेंशनेबल कोई बेनिफिट तो नहीं लेके आ गया है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट है सी, द पेंशन लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज्ड बाय द सेड ऑटोनोमस बॉडी बाय पेइंग एन लमसम द अमाउंट ऑफ पेंशन और सर्विस ग्रेचुटी एंड रिटायरमेंट ग्रेचुटी फॉर द सर्विस रेंडर्ड इन द ऑटोनोमस बॉडी। तो लाइबिलिटी है यहाँ पर ऑटोनोमस बॉडी की है, जितने दिन की उसने सर्विस की थी तो कर्मचारी की जो सर्विस है उसकी लाइबिलिटी है वो लमसम में सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे पेमेंट करना होगा पेंशन और ग्रेचुटी के लिए। डी पॉइंट देख लेते हैं। द लमसम अमाउंट ऑफ पेंशनेबल The lump sum amount of pension shall be determined with reference to the commutation table laid down in the Central Civil Services Commutation of Pension Rules 1981। तो जो ऑटोनोमस बॉडी के ऊपर लाइबिलिटी है वो निर्धारित की जाएंगी किसके आधार पर? सीसीएस कम्यूटेशन पेंशन रूल 1981 के अनुसार ये निर्धारित किया जाएगा कि आपके यहाँ जो सर्विस की थी ऑटोनोमस बॉडी में सर्विस करी थी उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है पेंशन और ग्रेचुटी के लिए वो निर्धारित की जाएगी वो सीसीएस पेंशन कम्यूटेशन रूल 1981 के तहत। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट सेकंड है, the conditions for discharge of pension liability by an autonomous body under the state government having a non-contributory pension scheme similar to these rules shall be binding on that autonomous body in accordance with the reciprocal arrangement entered into by the central government with concerned state government। तो यहाँ पर ये बात बहुत क्लियरली बताई गई है कि जो पेंशन लाइबिलिटी है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में है तो रेसिप्रोकल प्रोसेस में, मतलब कि एक दूसरे के आदान प्रदान के आधार पर जो भी रूल लागू होंगे एप्लीकेबल होंगे वो उसके अनुसार उसको पेंशन है वो दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। A government servant shall be deemed to have been appointed in the government with proper permission if he had applied for the service or post in the government with previous permission of the autonomous body, and the order of the autonomous body clearly indicates that the employee is resigning to join the post in the गवर्नमेंट विद प्रॉपर परमिशन ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी। तो ये पॉइंट तो हर जगह पर आएगा कि प्रॉपर परमिशन से वो
सेंट्रल गवर्नमेंट में गया है तो पहले उसको ऑटोनोमस बॉडी से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि वहां पर वो सर्विस कर रहा था तो उसको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आया है। और ऑटोनोमस बॉडी ये बात भी बताएगी कि इसने प्रॉपर परमिशन ली थी, रेजिग्नेशन से पहले परमिशन लेकर के उसको रिजाइन करने के लिए अनुमति दी गई है, ज्वाइन करने के लिए, आगे जाने के लिए अनुमति दी गई है। तो ये बातें हैं वो सभी जगह पर एप्लीकेबल होंगी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, सर्विस रेंडर्ड इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिफोर अपॉइंटमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है। अगर कौन सी अंडरटेकिंग है, नेशनलाइज्ड बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और वो अपॉइंटमेंट हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं माना जाएगा। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग माने जाते हैं, इसलिए इनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है, जो सर्विस यहाँ पर की गई थी, उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ निकल के आया है। इस तरीके के पॉइंट हैं, उनसे ही परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। अगला बिंदु देख लेते हैं 15, सर्विस रेंडर्ड इन टेम्पररी स्टेटस बाय कैजुअल लेबरर्स। तो कैजुअल लेबरर्स को जो सर्विस है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, देख लेते हैं। 50% ऑफ द सर्विस रेंडर्ड इन टेम्पररी स्टेटस कैपेसिटी बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज conferred temporary status on or before 31st December 2003 and was subsequently regularized in government service in accordance with the casual laborers grant of temporary status and regularization scheme of government of India 1993, notified by Ministry of Personnel, public grievances and pension department of personnel and training shall count as qualifying service for the purpose of these rules। तो रूल नंबर 15 है, बहुत अच्छा आ गया है। यहाँ गजट नोटिफिकेशन में ये बात बताई गई है कि कैजुअल लेबरर्स है, और वो कैजुअल लेबरर्स है उनकी 50% सर्विस है उसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये जो कैजुअल लेबरर्स हैं उनको टेम्पररी स्टेटस है प्रोवाइड कर दिया गया, जो कि ज्वाइन हुए 31 दिसंबर 2003 से पहले ज्वाइन हुए थे और कैजुअल लेबरर थे, और उनको बाद में क्या कर दिया गया था, टेम्परेरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया। तो ये टेम्परेरी स्टेटस है वो किसके द्वारा किया गया है, ये बात बताई गई है। कैजुअल लेबरर्स ग्रांट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस एंड रेगुलराइजेशन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1993 के तहत ये नोटिफाई हो गया है कि उनको टेम्परेरी स्टेटस में शामिल कर लिया गया है। तो उनकी 50% सर्विस जो कैजुअल लेबरर के रूप में दी गई थी उसको काउंट कर लिया जाएगा, किसके लिए, क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। गजट नोटिफिकेशन का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन प्रोबेशन अगेंस्ट ए पोस्ट इफ फॉलोड बाय कंफर्मेशन इन द सेम और अनदर पोस्ट शैल क्वालिफाई। तो प्रोबेशन पीरियड है उसको भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वहां पर वो क्या हो गया है, कंफर्मेशन होना चाहिए या तो सेम पोस्ट के लिए या दूसरी पोस्ट के लिए। तो प्रोबेशन पीरियड है उसको भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, काउंटिंग ऑफ सर्विस एज अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस को क्वालिफाइंग सर्विस के लिए काउंट किया जाएगा पेंशन के मामले में। सर्विस एज एन अप्रेंटिस शैल नॉट क्वालिफाई except in the case of subordinate account service apprentice in the Indian Audit and Accounts Department or the Defense अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें निकल के आ रही हैं कि जो अप्रेंटिस है उनके लिए क्वालिफाइंग नहीं मानी जाएगी, जो भी क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी अप्रेंटिस के रूप में उसको नहीं माना जाएगा। परंतु यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, अगर एसएएस में अप्रेंटिस है तो उसको काउंट किया जाएगा, जिसमें कि इंडियन ऑडिट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट है, उनमें एसएएस के रूप में काम किया है तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा। अगला बिंदु देख लेते हैं 18, काउंटिंग ऑफ सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट ए पर्सन। क्या कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस पेंशन के मामले में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, देख लेते हैं। ए पर्सन फर्स्ट who was initially engaged by the government on a contract for a specified period and was subsequently appointed on or before 31st December 2003 to the same or another post in a temporary, officiating, or substantive capacity in an establishment to which दीज रूल्स अप्लाई विदाउट इंटरप्शन ऑफ ड्यूटी। तो इसको भी माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले वो 31 दिसंबर 2003 से पहले
कॉन्ट्रैक्ट पे था, परंतु ये कॉन्ट्रैक्ट है या ऑफिशिएटिंग या सब्सटेंसिव कैपेसिटी है, उसको उसको बिना इंटरप्शन के ड्यूटी को रेगुलराइज कर दिया गया, तो इसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, हु एन सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, हु इन अकॉर्डेंस विद द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 रिफंडेड to the government contribution in the contributory provident fund with interest thereon including any other कंपनसेशन फॉर दैट सर्विस। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत अगर उसने कहीं से कोई बेनिफिट ले लिया है या सीपीएफ का कंट्रीब्यूशन वो ले चुका है, तो वो कंट्रीब्यूशन उसको क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। और रिफंड किसके साथ में होना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ में उसको रिफंड करना होगा, तब जाकर के सीसीएस पेंशन रूल 1972 के जो पेंशनरी बेनिफिट है वो मिलेंगे। सेल काउंट द प्रिफर सेल काउंट द पीरियड ऑफ सर्विस ऑन दैट सेल काउंट द पीरियड ऑफ सर्विस ऑन सैड कॉन्ट्रैक्ट एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो ऊपर के ये दोनों बिंदु हैं, इनके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट पर है तो इन दोनों सिचुएशन में क्वालिफाइंग सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट है वो भी काउंट किया जाएगा। Move to point number 19, counting of pre-retirement civil service in the case of re-employed government servant। तो यहाँ पर जो प्री रिटायरमेंट सिविल सर्विस है इसको काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा री एम्प्लॉयमेंट होने पर। पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग रिटायर्ड on compensation pension or invalid pension or compensation gratuity or invalid gratuity was re-employed and appointed on or before 31st December 2003 to a service or post to which these rules apply, and who on such re-employment or appointment in accordance with an option exercised under the Central Civil Services Pension Rules 1972 ceased to draw his pension and refunded और एग्रीड टू रिफंड। तो ये बात बताई गई है कि अगर उसने सिविल सर्विस करी है, उसने पहले सर्विस करी है और वो रिटायर हो गया था या सर्विस छोड़ के आ गया, रिटायरमेंट किस आधार पे हुआ, कंपनसेशन पेंशन मिली या इनवैलिड पेंशन मिली या कंपनसेशन ग्रेचुइटी मिली या इनवैलिड ग्रेचुइटी उसको मिली थी और वो री एम्प्लॉयड हो गया, वो कहाँ पर री एम्प्लॉयड हुआ है, जहां पर कि सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 एप्लीकेबल है। परंतु ये री एम्प्लॉयमेंट है वो कब से पहले होना चाहिए, 31 दिसंबर 2003 से पहले होना चाहिए। तो क्या होगा, वो जो भी उसको पेंशनरी बेनिफिट है वो मिले हैं उनको उसे क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। पॉइंट देख लेते, पहला, द पेंशन ऑलरेडी ड्रॉन, जो भी उसने पहले ड्रॉ कर ली है उसको रिफंड करना होगा। सेकंड, द वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम द कम्युनिटेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ पेंशन एंड, जो भी उसने कम्युटेशन पार्ट किया लिया था उसको भी उसको रिफंड करना होगा। थर्ड है द अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी इंक्लूडिंग सर्विस ग्रेचुटी इफ एनी। तो जो भी रिटायरमेंट ग्रेचुटी या सर्विस ग्रेचुटी उसको मिली थी उसे वो रिफंड करना होगा उसको प्री रिटायरमेंट में, और री एम्प्लॉयड होने के बाद में उसको बाद में फायदे मिलेंगे। तो इन सभी कंडीशंस में अगर वो ऑलरेडी पेंशन जो ड्रॉ की है वो रिफंड कर देता है, कम्यूटेशन वैल्यू डिफेंड ऑलरेडी जो पेंशन उसने ड्रॉ कर लिए उसको रिफंड कर देता है, कम्यूटेशन पोर्शन को रिफंड कर देता है, और सर्विस ग्रेचुटी या रिटायरमेंट ग्रेचुटी लिए उनको रिफंड कर देता है। तो क्या हो जाएगा, सेल काउंट द फॉर्मर सर्विस एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो जो पहले सर्विस करी थी, पूर्व में जो सर्विस करी थी उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट कर लिया जाएगा री एम्प्लॉयमेंट वाली सर्विस के लिए। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, in accordance with the Central Civil Services Pension Rules 1972 for counting past service under the relevant rule। तो इसके लिए क्या बात बताई गई, पहला पॉइंट है, द पेंशन ड्रॉन प्रायर टू द डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड। तो अगर पहले जो कंडीशंस है, अगर वो रिटायर हुआ है सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत रिटायर हुआ है, तो पहले जो पेंशन उसको मिली थी
उसको वापस देने की जरूरत नहीं है, उसको रीएम्प्लॉयमेंट होने के बाद में रिफंड करने की जरूरत है नहीं है। सेकंड है द एलिमेंट ऑफ पेंशन विच वाज इग्नोर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ हिज पे इंक्लूडिंग द element of pension which was not taken into account for fixation of pay was to be refunded by the गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो भी एलिमेंट उसका पे फिक्सेशन में शामिल किया गया है उसको तो ले लेंगे, और जो शामिल नहीं किया गया है उसको उसे क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। थर्ड पॉइंट देख लेते, द एलिमेंट ऑफ पेंशन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेचुटी इंक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ कमिटेड पार्ट ऑफ पेंशन इफ एनी विच वाज टेकन इनटू अकाउंट फॉर फिक्सेशन ऑफ हिज पे वाज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी एंड द कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एंड द बैलेंस इफ एनी वाज टू बी रिफंडेड। तो जो भी उसके लिए पे फिक्सेशन के लिए पेंशन या ग्रेचुटी को काउंट किया जाता है, जो एलिमेंट शामिल किया जाता है उसको छोड़ करके जापी जो बाकी बचा हुआ एलिमेंट है पेंशन का या ग्रेचुटी का, उसको क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट थ्री, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु opted for counting of his former service was required to refund the gratuity received in respect of his earlier service in monthly installment not exceeding 36 in number, the first installment beginning from the month following the month in which he exercised the option. In such case the right to come right In such case, the right to count previous service as qualifying service shall not revive unless the whole amount has been refunded. तो यहाँ ये बात बताई गई है कि अर्लियर जो सर्विस है उसमें उसने बेनिफिट ले लिए हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रेचुटी है वो जमा कर देनी होगी। ग्रेचुटी एक साथ में नहीं जमा करते हैं तो गवर्नमेंट ने सुविधा दी है कि 36 मंथ्स में जितनी भी ग्रेचुटी है उसको रिफंड करना होगा, ब्याज सहित रिफंड करना होगा, और वो 36 मंथ में रिफंड हो जाएंगे। और जब तक ये रिफंड नहीं हो जाता है उसको क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैविंग इलेक्टेड टू रिफंड द ग्रेचुटी dies before the entire amount is refunded, the amount of unrefunded gratuity shall be adjusted against the death gratuity which may become payable to his family। तो अगर ये बात बताई है कि उसने रिफंड करने के लिए ऑप्शन दे दिया था कि मुझे वापस कर देनी है, जो भी रिटायरमेंट ग्रेचुटी या जो बेनिफिट है वो वापस करने हैं, और वो रिफंड कर रहा था, इसी पीरियड में डेथ हो गई है तो उसको बाद में रिफंड करने की जरूरत नहीं होगी। जो भी बाकी बची हुई अमाउंट है उसको डेथ ग्रेचुटी में एडजस्ट करके फैमिली को पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पांचवा, इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु ऑप्टेड टू कंटिन्यू टू ड्रा द पेंशन और रिटेन द ग्रेचुटी सैंक्शनड फॉर हिज अर्लियर सर्विस एंड इन whose case his former service was not to be counted as qualifying service, the pension or gratuity admissible for his subsequent service is subject to the limitation that service gratuity or the capacity uh, uh, to the limitation that service gratuity or the capital value of the pension and retirement gratuity, if any, shall not be greater than the difference between the value of pension and retirement gratuity, if any, that would be admissible at the time of government servants' final retirement if the two periods of service were combined and the value of retirement benefits already granted to him for the previous service। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि कोई कर्मचारी है वो पहले जो उसको फायदे मिल गए उनको रिफंड नहीं करना चाहता, वो बोलता है कि मुझे पहली सर्विस से जो बेनिफिट मिले उनको भी रखना चाहता हूँ, री एम्प्लॉयमेंट के बाद में अलग से फायदे लेना चाहता हूँ। तो इसमें ये बात बताई गई है कि जो पहली सर्विस है उससे जो ग्रेचुटी या पेंशन मिल रही है उसको क्लब करना होगा, तो दोनों को कम्युलेट करके दोनों को एक साथ में कंपाइल करके और उसकी लिमिट देखी जाएगी, क्या वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, और वो एक्सीड तो नहीं कर रही है अमाउंट मात्रा है। तो ये सारी चीजें बताई गई है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द कैपिटल वैल्यू ऑफ पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द टेबल prescribed by the president under the Central Civil Services Commutation of Pension Rules 1981 applicable at the time of the second और फाइनल रिटायरमेंट। तो जो भी रिटायरमेंट होगा उसमें ऐसा नहीं है कि कम्यूटेशन वैल्यू है या जो ग्रेचुटी है पेंशन है वो ज्यादा हो जाए, डबल फायदे हो जाए।
यहाँ पर कोई भी मायने में सरकार को लॉस नहीं होने चाहिए। पॉइंट नंबर 20, काउंटिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड बिफोर सिविल एम्प्लॉयमेंट। तो ये आप चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस ओपीएस के लिए कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ सारी चीजें हैं, पॉइंट वाइज डिस्कस की जा रही है। इस तरीके के पॉइंट है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या मिलिट्री सर्विस में जो सर्विस करी है और बाद में वो सिविल एम्प्लॉयमेंट में आ गया है, तो क्या मिलिट्री सर्विस की जो सर्विस है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट देख लेते हैं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु आफ्टर हैविंग रेंडर्ड मिलिट्री सर्विस वाज रीएम्प्लॉयड इन ए सिविल सर्विस और पोस्ट ऑन और बिफोर 31st December 2003 and who on such re-employment in accordance with an option exercised under the Central Civil Services Pension Rules 1972 ceased to draw his pension and refunded or agreed to refund। तो ये बात बताई गई है कि उसको 31 दिसंबर 2003 से पहले उसने री एम्प्लॉयमेंट हो गया है, परंतु अगर वो पेंशन लेके रिटायर हुआ है तो वो उसकी जो पहली जो सर्विस की पेंशन और बेनिफिट्स हैं वो सीज हो जाएंगे। परंतु यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं, अगर वो रिफंड कर लेता है। पहली बात है, द पेंशन ऑलरेडी ड्रॉन, जितनी भी पेंशन वो ड्रॉ कर रहा है उसको वो क्या करना है, विड्रॉ कर लेता है, मतलब सबमिट कर देता है, तो ये रिफंड कर देता है, तो इसके लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकंड, द वैल्यू रिसीव्ड फॉर द कम्यूटेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ मिलिट्री से पेंशन। तो अब जो वैल्यू कम्यूटेशन में ली थी उसने, मिलिट्री सर्विस की पेंशन की कम्यूटेशन ली थी, तो उसको उसे वापस कर देना होगा, रिफंड कर देना होगा। तीसरा पॉइंट, द अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुटी इंक्लूडिंग सर्विस ग्रेचुटी इफ एनी सेल काउंट प्रीवियस मिलिट्री सर्विस एज क्वालिफाइंग सर्विस। तो यहाँ पर बताई गई है, इससे पहले भी सेम सिचुएशन आ गई थी कि अगर उसको बेनिफिटरी, अगर उसको पेंशन बेनिफिट या कम्यूटेशन या ग्रेचुटी मिल गई है तो उसको रिफंड करके, और जब से उसने मिलिट्री सर्विस शुरू करी थी और सेकंड रिव्यू एम्प्लॉयमेंट हुआ है, उसकी टोटल सर्विस को काउंट कर लिया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में। परंतु ऐसा नहीं होगा कि उसने बेनिफिट ले लिए हैं और वो आगे जा करके दूसरे बेनिफिट ले रहा है, तो एक्सीड नहीं होना चाहिए वहां पर लिमिट से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं मिलिट्री सर्विस के बारे में। पहला एक्सप्लेनेशन, इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 फॉर काउंटिंग पास्ट मिलिट्री सर्विस अंडर द रेलेवेंट रूल। पहला है, द पेंशन ड्रॉन प्रायर टू द डेट ऑफ री एम्प्लॉयमेंट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड। तो यहाँ पर री एम्प्लॉयमेंट से पहले की है तो उसको आपको क्या करना होगा, देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी आवश्यकता थी उस टाइम पर, तो आपके पास में सिर्फ वो पेंशन ही मिल रही थी, दूसरी सर्विस ही नहीं थी। जब से आपने दूसरी सर्विस ज्वाइन कर ली तो वो रिफंड करनी होगी, वो जमा करनी होगी। और सेकंड एक्सप्लेनेशन है, द एलिमेंट ऑफ पेंशन विच वाज इग्नोर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ हिज पे इंक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ पेंशन विच वाज टेकन इनटू अकाउंट फॉर फिक्सेशन पे ऑन री एम्प्लॉयमेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड। तो ये जो एलिमेंट उसको एग्जेम्पशन किया गया था पे फिक्सेशन के टाइम पर, उसको भी रिफंड करने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है, द एलिमेंट ऑफ पेंशन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेचुटी इंक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ कम्यूटेड पार्ट ऑफ पेंशन if any which was taken into account of fixation of pay was required to be set off against the amount of retirement gratuity and the committed value of pension, and the balance if any was required to be refunded by him। तो ये सब चीजें हैं उसको बहुत क्लियरली बता दी जाएंगी कि कौन सी अमाउंट है वो जमा करनी है, कितनी अमाउंट जमा करनी है प्रीवियस सर्विस की। सेकेंड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड rendered military service and who on re-employment in a civil service or post on or before 31st December 2003 had opted in accordance with the Rule 19 of the Central Civil Services Pension Rules 1972 to continue to draw the military pension or retain gratuity received on discharge of from military service. His former military service shall not count as qualifying service under these rules। अगर कोई कर्मचारी है पुरानी पेंशन लेते रहता है, बेनिफिट है वो जारी रखता है, तो उसकी जो मिलिट्री सर्विस की जो पीरियड है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा।
तीसरा एक्सप्लेनेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड रेंडर्ड मिलिट्री सर्विस आफ्टर joining that service after 31st December 2003 shall on re-employment in a civil service or post continue to draw the military pension or retain gratuity received on discharge from military service, and on re-employment in a civil service or post he shall be covered by the rules governing the national pension system. तो अगर उसने 2003 के बाद में ज्वाइन किया है तो वो किस में शामिल हो जाएंगे, न्यू पेंशन स्कीम में शामिल हो जाएंगे। री एम्प्लॉयमेंट के बाद में वो नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। अगर उसने 31 दिसंबर 2003 के बाद में वो रिटायर हुआ है तो उसको, क्योंकि पेंशनरी बेनिफिट में वो अब नहीं रहेगा, न्यू पेंशन स्कीम आ गई है सिविल पोस्ट के लिए। मिलिट्री सर्विस के बारे में अगला बिंदु है, गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड एक्सरसाइज द ऑप्शन रेफर्ड टू इन सब रूल फर्स्ट वाज रिक्वायर्ड टू रिफंड द पेंशन बोनस और ग्रेचुटी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज अर्लियर मिलिट्री सर्विस इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स नॉट एक्सीडिंग 36 इन नंबर। मतलब कि वही बात बताई गई है, अगर वो रिफंड कर रहा है तो उसको 36 महीने में वो इंस्टॉलमेंट के रूप में जो ग्रेचुटी है या बोनस है या पेंशन बेनिफिट है, पेंशन मिली है, तो उसको आपको 36 में इंस्टॉलमेंट में जमा कर देना होगा। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिगनिंग फ्रॉम द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच ही एक्सरसाइज द option, and in the case of such a government servant the right to count previous service as qualifying service shall not revive unless the whole amount has been refunded। तो जब से वो ऑप्शन देगा तब से उसका पहला इंस्टॉलमेंट है वो रिफंड का शुरू हो जाएगा, और ये अधिकार है उसके क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होने के, पुरानी सर्विस के, वो जब तक शामिल नहीं होंगे जब तक कि वो पूरा पैसा वापस नहीं दे देता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, in the case of a government servant who having elected to refund the pension bonus or gratuity dies before the entire amount is refunded, the unrefundable amount of pension or gratuity shall be adjusted against the death gratuity which may become payable to his family। तो उसने वो ऑप्शन चूज कर लिया था कि मैं पूरे पेंशन या बोनस या ग्रेचुटी अर्लियर सर्विस में, प्रीवियस सर्विस में मिली थी, उसको जमा कर दूंगा। उसने इंस्टॉलमेंट भी शुरू कर दिए थे 36 इंस्टॉलमेंट, और इस पीरियड में उसकी डेथ हो जाती है तो बाद में उसको रिफंड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो बाद की जो अमाउंट बचती है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, डेथ ग्रेचुटी के साथ में उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, वेयर एन ऑर्डर वाज पास्ड अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 allowing previous military service to count as part of the service qualifying for civil pension, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service if any in the military service and between the military and civil service। तो ये बात बताई गई है कि कोई इस तरीके के ऑर्डर दिए गए होंगे कि वो सिविल सर्विस के पे जो सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स है उनके अनुसार ये क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट की जाए, मिलिट्री सर्विस है वो काउंट की जाए, और कोई भी इंटरप्शन उसकी सर्विस में नहीं रहा हो तो उसको किसी भी प्रकार का रिफंड देने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है, द पेंशन एंड ग्रेचुटी फॉर द सर्विस रेंडर्ड आफ्टर री एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विस और पोस्ट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशन विद रेफरेंस टू द पेंशन एंड ग्रेचुटी ड्रॉन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मिलिट्री सर्विस। तो यहाँ कोई भी लिमिटेशन है वो नहीं रखी गई है। पहले वाले में लिमिटेशन रखी गई थी कि पेंशन है वो, दोनों पेंशन है वो मिला करके एक लिमिट के ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ग्रेचुटी नहीं होनी चाहिए, परंतु मिलिट्री सर्विस के मामले में कोई लिमिटेशन इसमें नहीं रखी गई है। क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में 21वां पॉइंट देख लेते हैं, काउंटिंग ऑफ पीरियड्स स्पेंट ऑन लीव। तो क्या इसको लीव पीरियड है इसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल लीव ड्यूरिंग सर्विस फॉर विच लीव सैलरी इज पेबल एंड ऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट सेल काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई है
कि जितनी भी लीव सैलरी के साथ में लीव ली गई थी, क्योंकि आपको लीव सैलरी उस पीरियड की मिल रही थी, तो जितने पीरियड की भी लीव है जहां पर लीव सैलरी मिल रही थी और साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ईओएल थी, अगर आपने मेडिकल ग्राउंड पे ली है, तो ये सारी लीव हैं वो किस में काउंट कर ली जाएंगी, क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट कर ली जाएंगी आपके पेंशन के लिए। provided that in the case of extraordinary leave other than extraordinary leave granted on medical certificate, the appointing authority may at the time of granting such leave allow the period of that leave to count as qualifying service if such leave is granted to a government servant। तो मेडिकल ग्राउंड पे तो यहाँ बता दिया है कि मेडिकल ग्राउंड पे अगर ईओएल ली है तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट की जाएंगी, परंतु दूसरे प्रकार की ईओएल है जिसमें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, उनको भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट कर सकता है, परंतु इसका ऑर्डर देना होगा। कौन कौन सी सिचुएशन में अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ईओएल को विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट में भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट कर सकता है? पहला है ड्यू टू हिज इनएबिलिटी टू ज्वाइन और रीजॉइन ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ सिविल कमोशन, और सेकंड फॉर प्रोजिक्यूटिंग हायर साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टडीज। तो इन स्थितियों में भी उसको ईओएल की कंडीशन में क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द केस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव अदर देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट एंड extraordinary leave allowed to be counted as qualifying service under proviso to this rule, at the time of grant of such leave a definite entry shall be made in the service book of the government servant to the effect that the period of extraordinary leave shall not be treated as qualifying service, and such an entry in the service book, if not made at the time of grant of extraordinary leave, can be made subsequently but not later than 6 months before the date of retirement of the government servant on superannuation. If no such entry is made in the service book, the period of extraordinary leave shall be treated as qualifying service। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है एक्सप्लेनेशन में कि मेडिकल ग्राउंड पे ली गई है तो क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। साथ में ये दो पॉइंट में भी क्वालिफाइंग सर्विस में, क्योंकि सिविल कमोशन हो गया था या साइंटिफिक या टेक्निकल स्टडीज के लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेके गया था, तो उनमें तो क्वालिफाइंग सर्विस मान रहे थे। परंतु दूसरी कोई भी सिचुएशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेके आता है तो उसको कर्मचारी के सर्विस बुक में एंट्री कर देनी होगी, और एंट्री करनी है उसमें ये लिखाना होगा कि ये क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं की जाएगी, ये एंट्री कर देनी होगी। और ये एंट्री है वो 6 महीने पहले कर देनी होगी, कर्मचारी के रिटायरमेंट होने से पहले कर देनी चाहिए। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव गया था उसके 6 महीने के अंदर कर देनी है, या नहीं कर पाया है तो 6 महीने के पहले उसको एंट्री कर देनी होगी। अगर इस तरीके की एंट्री नहीं होती है तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस में माना जाएगा, उसको काउंट कर लिया जाएगा सर्विस को ईओएल के रूप में। यहाँ क्वालिफाइंग सर्विस उसको मान लिया जाएगा। तो ये सब बातें हैं, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रखी हैं। पॉइंट नंबर 22, काउंटिंग ऑफ पीरियड स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। तो क्या ट्रेनिंग का पीरियड है उसको क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आपकी परीक्षा में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के पेंशन रूल्स पर क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन कौन से पीरियड को काउंट किया जाता है, कौन से पीरियड को नहीं काउंट किया जाता है, तो मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज रिक्वायर्ड टू undergo a departmental training before regular appointment to a group C and was in receipt of pay in a scale of pay or a stipend or nominal allowance during such a training, the period of such training shall count as qualifying service। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उसको ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है और वो ट्रेनिंग पीरियड है, इंडक्शन कोर्स है, उसको क्या है क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको या तो रेगुलर पे मिल रही है या स्टाइपेंड मिल रहा है या नॉमिनल अलाउंस है वो मिल रहे हैं, और उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इन केसेस नॉट कवर्ड अंडर सब रूल फर्स्ट, द गवर्नमेंट में by order decided whether the time is spent by a government servant under training immediately before appointment to service under the government shall be counted as qualifying service। तो पहले रूल के अनुसार तो काउंट हो रहा था, परंतु अगर कोई ऐसा मामला है कि वो काउंट नहीं है, उसको
जो ट्रेनिंग करवाई गई थी उस पीरियड के बारे में बताया नहीं गया है, तो गवर्नमेंट आदेश देगी कि इसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, वेदर टाइम स्पेंट बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर ट्रेनिंग इमीडिएटली बिफोर अपॉइंटमेंट टू सर्विस अंडर दैट गवर्नमेंट इज काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस, इंटरप्शन ड्यू टू द ट्रेनिंग एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट बीइंग at different stations not exceeding the joining time permissible under the rules of transfer shall be counted as qualifying service। तो यहाँ पर इंटरप्शन हो गया क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर गया, उसके बाद में वो ज्वाइन करने जाएगा, तो जो बीच का पीरियड है उसको भी क्वालिफाइंग पीरियड में माना जाएगा, क्वालिफाइंग सर्विस में मान लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, इसी तरीके के पॉइंट है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए डिटेल में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपको ध्यान से देखने हैं कि जो ट्रेनिंग पीरियड है वो उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगला बिंदु देख लेते हैं, फोर्थ, वेयर द पीरियड ऑफ इंटरप्शन इज इन एक्सेस ऑफ ज्वाइनिंग टाइम ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, such period of interruption in excess of joining time shall be regularized by grant of leave of the kind due, or if no such leave is due, by grant of extraordinary leave by the head of department, and the period of interruption regularized by grant of extraordinary leave shall be counted as qualifying service। तो वो ट्रेनिंग पर गया था और उसके बाद में तुरंत ही उसको ज्वाइन करनी है, परंतु ज्वाइनिंग टाइम से ज्यादा समय उसको लग गया, तो उसको इंटरप्शन ना बोल करके क्वालिफाइंग सर्विस ही बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर या तो उसकी लीव को काउंट कर लिया जाएगा, लीव उसके पास में नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले करके और क्वालिफाइंग सर्विस जरूर मान लिया जाएगा, इंटरप्शन नहीं माना जाएगा। तीसरा, यहाँ अगला बिंदु देख लेते हैं, काउंटिंग ऑफ पीरियड्स ऑफ सस्पेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। क्या सस्पेंशन पीरियड है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? पहला पॉइंट देख लेते हैं, टाइम पास्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी इनटू कंडक्ट शैल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस वेयर ऑन कंक्लूजन ऑफ सच इंक्वायरी ही हैज बीन fully exonerated or only a minor penalty is imposed and the suspension is held to be wholly unjustified। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर आपका सस्पेंशन हुआ है और सस्पेंशन पीरियड है, उसमें इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद में कंक्लूजन निकला कि जो जो आरोप लगाए गए हैं वो आपको बिल्कुल आरोप मुक्त कर दिया गया है या माइनर पेनल्टी दे दी गई है, उसमें कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो सस्पेंशन है वो अनजस्टिफाइड हो जाएगा, होली अनजस्टिफाइड हो जाएगा। और अगर सस्पेंशन होली अनजस्टिफाइड हो जाता है तो सस्पेंशन पीरियड है उसको ऑन ड्यूटी माना जाता है और वो सर्विस के लिए, मतलब पेंशन के लिए भी वो पेंशन के लिए भी वो क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा सस्पेंशन पीरियड। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इन केसेस नॉट कवर्ड अंडर सब रूल फर्स्ट, द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट काउंट अनलेस द अथॉरिटी competent to pass orders under the rules governing such cases expressly declares at the time that it shall count to such extent as the competent authority may declare। तो पहले प्रोविजन में तो ये बात बता दी गई है कि सस्पेंशन है वो उसको दोष मुक्त कर दिया गया है या माइनर पेनल्टी दे करके और सस्पेंशन खत्म कर दिया है, तो ये सस्पेंशन होली अनजस्टिफाइड हो जाएगा और इसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। परंतु दूसरे केसेस में क्या हो जाएगा कि वहां पर ये बात नहीं हुई है, तो उसमें जो ऑर्डर दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है क्या करेगी, सस्पेंशन पीरियड के बारे में आदेश देगी, ऑर्डर देगी कि उसको सस्पेंशन पीरियड को काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका आदेश दिया जाएगा, बहुत क्लियरली बताया है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इन ऑल केसेस ऑफ सस्पेंशन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर स्पेसिफाइंग द एक्सटेंट टू विच इफ एनी द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल count as qualifying service and a definite entry shall be made in the service book of the गवर्नमेंट सर्वेंट इन दिस रिगार्ड। तो जो ऑर्डर पास किए जाएंगे वो ऑर्डर हैं वो बताए जाएंगे कि उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो वो सारी बातें हैं वो सर्विस बुक में उसकी एंट्री होगी, आदेश पारित किए जाएंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अगला बिंदु देख ले तो 24, फॉरफिटर ऑफ सर्विस ऑन डिसमिसल और रिमूवल।
तो क्या उसकी सर्विस है वो खत्म हो जाएगी? वो उसकी पुरानी सर्विस है, जितनी भी सर्विस उसने करी थी, तो वो फ़ॉरफ़िट हो जाएगी या नहीं होगी? अगर वो डिसमिसल हुआ है या रिमूवल हुआ है, तो देख लेते हैं। डिसमिसल और रिमूवल ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम ए सर्विस और पोस्ट शैल एंटेल फॉरफिटर ऑफ हिज पास्ट सर्विस। तो यहाँ पर ये बहुत क्लियर बताया गया है कि उसको बर्खास्त किया गया है, उसको पद से हटा दिया गया है, तो उसकी जो पुरानी सर्विस है उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, फॉरफिट कर दिया जाएगा। और अगला बिंदु देख लेते 25, काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विस ऑन रीस्टेटमेंट, मतलब कि वो बहाल हो गया है, तो क्या उसकी पास्ट सर्विस को काउंट किया जाएगा या नहीं काउंट किया जाएगा। देख लेते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज dismissed, removed or compulsorily retired from service and is subsequently reinstated on appeal or review is entitled to count his past service as qualifying service। तो डिसमिसल और रिमूवल में काउंट नहीं कर रहे थे, परंतु बहाली हो जाती है तो अपील के द्वारा या रिव्यूइंग कमेटी के द्वारा बहाली हो जाती है, तो पास्ट सर्विस को काउंट किया जाएगा। Second point, the period of interruption in service between the date of dismissal, removal, or compulsory retirement, as the case may be, and the date of reinstatement, and the period of suspension, if any, shall not count as qualifying service unless regularized as duty or leave by a specific order of the authority which was by order of restatement। तो जो पीरियड है डिसमिसल, रिमूवल और कंपलसरी रिटायरमेंट और रीस्टेटमेंट के बीच का जो पीरियड है उसको काउंट नहीं किया जाता है, सस्पेंशन पीरियड को भी काउंट नहीं किया जाता, परंतु इस संबंध में ऑर्डर पास करने होंगे कि ये पीरियड का क्या किया जाए। तो ये बातें हैं वो क्लियरली बताई जाएंगी। 26वां पॉइंट देख लेते हैं, फॉर पीटर ऑफ सर्विस ऑन रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन पर पास्ट सर्विस को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। पहला पॉइंट देख लेते हैं, रेजिग्नेशन फ्रॉम ए सर्विस और ए पोस्ट unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority entails forfeiture of past service। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि रेजिग्नेशन में रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है तो जो पूर्व की सेवा है उसको क्या कर दिया जाएगा, जब्त माना जाएगा, व्यपगत माना जाएगा। सेकंड, ए रेजिग्नेशन शैल नॉट एंटेल फॉरफिटर ऑफ पास्ट सर्विस इफ इट हैज बीन submitted to take up with proper permission another appointment whether temporary or permanent under the government where service qualifies। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि पास सर्विस को व्यपगत नहीं माना जाएगा, अगर प्रॉपर चैनल से वो रिजाइन करके दूसरी सर्विस ज्वाइन कर रहा है तो ये व्यपगत नहीं मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट, द ऑर्डर एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन शुड क्लियरली इंडिकेट दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज रिजाइंड टू ज्वाइन अनदर अपॉइंटमेंट विद proper permission and a specific entry to his effect to this effect shall also be made by the head of office in the service book of the गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये क्लियरली बताया जाएगा कि ये प्रॉपर परमिशन से गया है और उसकी सर्विस बुक में ये एंट्री कर दी जाएगी कि आगे वो ज्वाइन करने के लिए उसको अनुमति दे दी गई है, रिजाइन करने की अनुमति दे दी है। चौथा पॉइंट है, इंटरप्शन इन सर्विस इन ए केस फॉलिंग अंडर सब रूल 2 ड्यू टू द टू अपॉइंटमेंट्स being at different stations not exceeding the joining time permissible under the rules of transfer shall be covered by grant of leave of any kind due to the government servant on the date of relief or by formal condonation to the extent to which the period is not covered by leave due to him। तो जो इंटरप्शन हो रहा है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जो समय लग रहा है उसको ज्वाइनिंग टाइम के अलावा भी अगर समय मिल लग रहा है तो किसी भी प्रकार की जो छुट्टियां होती है उनको काउंट करके और वो इंटरप्शन पीरियड है उसको खत्म कर लिया जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर परमिशन के द्वारा नेक्स्ट पोस्ट पर ज्वाइन करने के जा रहा है। The appointing authority may permit a person to withdraw his resignation in the public interest on the following conditions, namely अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो परमिशन को विड्रॉ कर सकती है, रेजिग्नेशन के बाद में उसके पद त्याग को ग्रहण नहीं करती है, मतलब पद त्याग के त्याग पत्र को एक्सेप्ट नहीं करती, स्वीकृत नहीं करती है। कौन कौन सी कंडीशन में, यहाँ पर कंडीशन तो निश्चित रूप से पब्लिक इंटरेस्ट रहेगा। तो पहला पॉइंट है that the resignation was tendered by the government servant for some compelling reasons which did not involve any reflection on his integrity, efficiency, or conduct, and the request for withdrawal of the resignation has been made as a result of a material change in the circumstances which originally compelled him to tender the resignation।
सेकंड है that during the period intervening between the date on which the resignation become effective and the date from which the request for withdrawal was made, the conduct of the person concerned was in no way improper. तो इन सिचुएशन में भी थर्ड है that the period of absence from duty between the date on which the resignation become effective and the date on which the person applies for permission to withdraw the resignation is not more than 90 days. तो ये 90 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Next point that the post which was vacated by the government servant on the acceptance of his resignation or any other comparable post is available. Next point is request for withdrawal of a resignation shall not be accepted by the appointing authority where a government servant resigns his service or post with a view to taking up an appointment in or under a private commercial company or in or under a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the government or in under or ए बॉडी कंट्रोल और फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ये सब सिचुएशन में भी उसको रेजिग्नेशन को विड्रॉ, इन सब सिचुएशन में भी उसका रेजिग्नेशन है एक्सेप्ट नहीं होगा. सेवंथ पॉइंट व्हेन एन ऑर्डर इज पास्ड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलाउइंग ए पर्सन टू विड्रॉ his resignation and to resume duty, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service, but the period of interruption shall not count as क्वालिफाइंग सर्विस. तो उसने रेजिग्नेशन कर दिया और ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं आया और उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो जो इंटरप्शन पीरियड है उसको ऑर्डर के द्वारा रेगुलराइज किया जाएगा. और अगर नहीं किया जाता है, इस तरीके के कोई ऑर्डर नहीं आते हैं, तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं करेंगे. नेक्स्ट आठवां पॉइंट देख लेते हैं. आठवें पॉइंट में ए रेजिग्नेशन सबमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ रूल 35 और रूल 36 शैल नॉट एंटेल फॉरफिटर ऑफ पास्ट सर्विस अंडर द गवर्नमेंट. तो रूल 35 और 36 के तहत अगर रेजिग्नेशन किया है तो उसको पास्ट सर्विस को फॉरफिट नहीं माना जाएगा. पॉइंट नंबर 27 इफेक्ट ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस. तो क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सर्विस में व्यवधान होता है या बीच में सर्विस है वो छूट जाती है, गैप आ जाता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है. पहला देख लेते हैं. एन इंटरप्शन इन द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंटेल्स फॉरफिटर ऑफ हिज पास्ट सर्विस एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस नेमली. तो पास्ट सर्विस है वो व्यपगत हो जाएगी. तो ये इंटरप्शन है, सर्विस में जो व्यवधान है या ब्रेक है वो खराब रहता है. परंतु तो देख लेते हैं कौन कौन सी सिचुएशन में पास्ट सर्विस है उसको इंटरप्शन के बाद में भी काउंट किया जाएगा. ऑथराइज्ड लीव ऑफ एब्सेंस. तो ऑथराइज्ड लीव ऑफ एब्सेंस है तो ये इसको पास्ट सर्विस को व्यपगत नहीं माना जाएगा. सेकंड, अनऑथराइज्ड एब्सेंस इन कंटिन्यूएशन ऑफ ऑथराइज्ड लीव ऑफ एब्सेंस सो लॉन्ग एज द पोस्ट ऑफ एब्सेंट इज नॉट फिल्ड सब्सिक्वेंटली. तो इसको भी काउंट कर लिया जाएगा क्योंकि उसके द्वारा जो खाली हुई थी पोस्ट उसको अभी तक भरा नहीं गया है. तीसरा, सस्पेंशन वेयर इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय रीस्टेटमेंट वेयर whether in the same or a different post or where the government servant dies or is permitted to retire or is retired on attaining the age of superannuation while under suspension. तो यहाँ ये बताया गया है कि सस्पेंशन हुआ था और सस्पेंशन के बाद में उसकी बहाली हो गई थी, तो पास्ट सर्विस को क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में माना जाएगा और फॉरफिट नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर टू नॉन क्वालिफाइंग सर्विस इन एन एस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इफ सच ट्रांसफर हैज बीन ऑर्डर्ड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द पब्लिक इंटरेस्ट. और नेक्स्ट अगला बिंदु है ज्वाइनिंग टाइम वाइल ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर. तो ये सब सिचुएशन में क्या है कि पास्ट सर्विस में इंटरप्शन हुआ था परंतु इंटरप्शन के बाद में भी उसको पास्ट सर्विस को फॉरफिट नहीं माना जाएगा, इसको काउंट किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस के मामले में. और सेकंड पॉइंट है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in sub-rule. First, the appointing authority may, by order, commute retrospectively the periods of absence without leave as extraordinary leave. अगला पॉइंट देख लेते 28 condonation of interruption in service. First, in the absence of a specific indication to the contrary in the service book, an interruption between two spells of service rendered by a government servant under government indicating civil service rendered and paid out of defense service estimates or railway estimates shall be treated as automatically condoned and the
pre-interruption service treated as qualifying service. Second, nothing in sub-rule first shall apply to interruption caused by resignation, dismissal, or removal from service or for participation in a strike. Third, the period of interruption referred to in sub-rule first shall not count as qualifying service. Fourth, the appointing authority may consider condonation of interruption in service and to treat the pre-interruption service as qualifying service. कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कंसीडर कर सकती है, कंडोन कर सकती है कि इंटरप्शन को खत्म किया गया है, माफ किया गया है। पांचवा पॉइंट है, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में टेक ए डिसीजन नॉट टू कंडोन इंटरप्शन इन सर्विस ओनली इन एक्सेप्शनल एंड ग्रेव सर्कमस्टांसेस। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कंडोन नहीं भी करे, माफ भी नहीं करे, तो भी ये बताया जाएगा कि वहाँ उसका कंडोनेशन नहीं होना चाहिए, वो उसके ब्रेक इन सर्विस है, क्वालिफाइंग सर्विस में नहीं माना जाएगा। इसके बाद में सिक्स है, नो सच ऑर्डर अगेंस्ट कंडोनेशन ऑफ इंटरप्शन इन सर्विस shall be passed by the appointing authority without extending to the government servant a reasonable opportunity of representation and being heard in person। तो अगर कंडोनेशन नहीं किया गया है और उसको ये माना गया है कि क्वालिफाइंग सर्विस के लिए नहीं गिना जाएगा, तो उसके लिए ऑर्डर पास करने पड़ेंगे और कर्मचारी को ये सूचना देनी होगी कि हम आपकी ये इंटरप्शन को काउंट नहीं कर रहे, कंसीडर नहीं कर रहे। तो वो कर्मचारी अपना एक्सप्लेनेशन देगा, रिप्रेजेंटेशन देगा। पॉइंट नंबर 29, डेपुटेशन टू यूनाइटेड नेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अगर यूनाइटेड नेशंस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में डेपुटेशन पे गया है तो क्या उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, देख लेते हैं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डेपुटेड ऑन फॉरेन सर्विस टू द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट और अदर यूनाइटेड नेशंस बॉडीज और द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और द International Bank of Reconstruction and Development or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other international organization may opt। तो यहाँ पर ऑप्शन देना होगा उसको। पहला क्या है, टू पे द पेंशन कंट्रीब्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज फॉरेन सर्विस एंड काउंट सच सर्विस एज क्वालिफाइंग फॉर पेंशन अंडर दीज रूल्स। तो वो कंट्रीब्यूशन देना होगा, साथ में ये भी बताना होगा कि उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाए। और सेकंड है, नॉट टू पे द पेंशन कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज फॉरेन सर्विस एंड नॉट काउंट सच सर्विस एज क्वालिफाइंग फॉर पेंशन अंडर दीज रूल्स। तो ये बात बतानी होगी कि फॉरेन सर्विस को काउंट नहीं करना है और उसके लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन भी नहीं देना, पेंशन कंट्रीब्यूशन भी नहीं देना है। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑप्ट्स फॉर क्लोज बी पेंशन कंट्रीब्यूशन इफ एनी पेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी रिफंडेड टू हिम। तो ये सब बातें हैं वो भी ध्यान रखनी है। और डियर फ्रेंड्स, चैप्टर थर्ड का लास्ट पॉइंट है, पीरियोडिक वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑन ईच occasion आफ्टर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज completed 18 years of service and on his being left with 5 years of service before the date of superannuation, the head of office in consultation with accounts officer shall, in accordance with the rules for the time being in force, verify the service rendered by such a government servant, determined the qualifying service and communication to him in format for द पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस सो डिटरमाइंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछ लिया गया था कि पीरियोडिक वेरिफिकेशन होना चाहिए 18 साल की सर्विस होने पर या रिटायरमेंट के 5 साल पहले उसकी सर्विस वेरीफाई होना जरूरी है। ये क्वेश्चन आज आ गया था, केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया था प्रिंसिपल एग्जाम में। और सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, फॉर द पर्पजेज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस द हेड ऑफ ऑफिस सेल follow the procedure provided in clause first of sub rule first of rule 57। Third point, notwithstanding anything contained in sub rule first, where a government servant is transferred to another department from a temporary department or on account of the closure of the department he had been previously serving or because the post he held had been declared surplus, the verification of his service may be done whenever such event occurs। Fourth point, the verification done under this rule shall be treated as final and shall not be reopened except when necessitated by a subsequent change in the rules and
orders governing the conditions under which the service qualifies for pension. और फिफ्थ पॉइंट है, by 31st January of each year a report shall be submitted to the secretary of the administrative ministry or department giving the details of the government servants who were required to be issued a certificate of qualifying service during the previous calendar year under sub rule first, the details of the government servants who have actually been issued by the said certificate during the said period and the reasons for not issuing the said certificate in the remaining cases. तो 31st ईयर 31 जनवरी को हर साल एक रिपोर्ट तैयार होगी कि उनकी सर्विस वेरीफाई हुई है या नहीं हुई है। आज हमने चैप्टर थर्ड में पढ़ा ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए क्वालिफाइंग सर्विस कौन कौन सी होती है, पूरा यहाँ पर डिटेल में सारे पॉइंट डिस्कस किए। आपकी परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए डिटेल यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। और क्वालिफाइंग सर्विस चैप्टर है वो कंप्लीट हमारा हो गया है। गवर्नमेंट के द्वारा भारत सरकार का राजपत्र जारी किया गया था, 2021 में जारी किया गया था, जो रिलेटेड था ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड था। और दो चैप्टर हम इससे पहले कर चुके हैं, जनरल पेंशन के बारे में बताया गया है, और साथ में ही आगे हम करेंगे चैप्टर 4। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए नॉलेज मंडली पर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने ओल्ड पेंशन स्कीम पर गजट नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था ओल्ड पेंशन स्कीम पर 2021 में। और ये क्या है इसमें गजट नोटिफिकेशन में, उसका चैप्टर थर्ड पढ़ा था, जिसमें हमने क्वालिफाइंग सर्विस पढ़े थे। और क्वालिफाइंग सर्विस है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और अभी भी पूछे जाएंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वीपी, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके सारे कंटेंट, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, सारी चीजें हैं वो शामिल की जा रही है। साथ में ही जो रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन पर भी आंसर किए हैं, वो आपको डिटेल में समझाया जा रहा है कि किस तरीके के ट्रेंड है नए क्वेश्चन पेपर के। वो ट्रेंड भी आपकी तैयारी को प्लान करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, और साथ में ही आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।